अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ताकतवर ममालिक की जंगबंदी करारदाद को इसराइल ने पैरों तले रौंद दिया। ताज़ा इसराइली दहशतगर्दी में 81 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की तबाही में हज़ारों टन एक्सप्लोजिव के इस्तेमाल का इंकशाफ। इसराइल ने लेबनान और सीरिया में किए फिजाई हमले। इसराइली हमलों में लेबनान में 7 तो सीरिया में ईरान नवाज 13 जंगजुओं को मारने का किया दावा। मॉस्को दहशतगर्दाना हमले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जिम्मेदार। रूसी हुकाम ने लगाया इल्जाम, कहा हमलावर हमले के बाद यूक्रेन फरार होना चाहते थे। मोदी सरकार के खिलाफ क्या मुत्तहद होंगे दोनों भाई राहुल और वरुण गांधी? बीजेपी की जानिब से वरुण को टिकट न दिए जाने के बाद क़यास आराइयों का बाजार हुआ गर्म। कल अरविंद केजरीवाल करेंगे सनसनीखेज इंकशाफ। केजरीवाल की बीवी सुनीता ने कहा, मुबैना शराब घोटाले का पैसा कहां है? केजरीवाल 28 मार्च को दुनिया को बताएंगे सच्चाई। और जनार्दन रेड्डी के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया तनकीदी हमला। पवन खेड़ा ने कहा, रेड्डी को पार्टी में शामिल करना बीजेपी का है प्लान बी। और अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया भर के ताकतवर ममालिक की जानिब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी जंगबंदी की करारदाद को इसराइल ने अपने पैरों तले रौंदते हुए उन ममालिक को उनकी औकात दिखाई और गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम जारी रखा। ताज़ा इसराइली हमले में 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली दहशतगर्दी के 8 वाक़यात में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 93 ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक रफ़ा में एक घर पर रात गए इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा में हवाई जहाज से गिराई गई इमदाद के हुसूल की कोशिश में 18 अफराद डूबकर और 6 भगदड़ में जान से हाथ धो बैठे। इन ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद 7 अक्टूबर से जारी जंग में फ़लस्तीनी शहीदों की तादाद बढ़कर 32,414 हो गई, जबकि 74,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कमसीन बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। उधर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि इसराइली गजा की पट्टी में नस्लकुशी कर रहे हैं। इस पर यकीन करने की मुनासिब बुनियादी वजूहात भी है। जेनेवा में नताइज पेश करते हुए अल्बानी ने कहा कि 25,000 टन एक्सप्लोजिव, जो करीब 2 एटमी बमों के बराबर है, उसको गजा के पूरे इलाकों का सफाया करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे तकरीबन तमाम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल लैंड, ज़्यादातर घरों, सेहत की सहूलियात को मिटाया गया या शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। उधर इसराइल ने फिर एक मरतबा लेबनान के जनूबी हिस्से में फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें 7 अफराद के मारे जाने की खबर है। ज़राए ने बताया कि बज़ाहिर हमले में जनूबी लेबनान के हिबारिया गांव में मलेशिया ग्रुप के हंगामी और इमदादी मरकज़ को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि नॉर्थ ईस्ट लेबनान में भी 2 कस्बात के करीब इसराइली फ़िज़ाई हमलों में हिज़्बुल्लाह के 3 मज़ाहमतकार हलाक हो गए और इसराइल ने इन हमलों की तस्दीक की।
2006 की लिबनान जंग के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान अक्टूबर से शुरू होने वाला ये बदतरीन सरहद पार तशद्दुद है। उधर इजरायली सिक्योरिटी जराये ने बताया कि उन्होंने ईस्ट सीरिया में पासदाराने इनकलाब के अहदाफ पर बमबारी की है। एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 ईरान नवाज जंगजुओं को मार गिराने का भी दावा किया गया है, जबकि इनमें एक सीनियर ईरानी कमांडर भी शामिल है। इजरायली सिक्योरिटी जराये का कहना था कि खुद्स फोर्स के जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनका ताल्लुक हिजबुल्लाह को हथियारों की स्मगलिंग से था। ईरानी जराये ने ईरानी पासदारान इनकलाब के हवाले से बताया है कि मशरक़ शाम में होने वाले हमले में कर्नल के ओहदे के एक अफसर की हलाकत का ऐलान किया गया है। हमास के सियासी ब्यूरो के चीफ इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम बिलखुसूस गज़ा में गैर मामूली और नाकाबिल यकीन इस्तकामत का मुजाहरा और नस्ल कुशी व सिहनी जराइम की जंग का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। हनिया ने तेहरान में मकामी और गैर मुल्की मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि हम एक तारीखी मरहले से गुजर रहे हैं और अलगर्ज जंग के जरिए सिहूनी वजूद के साथ तनाज़े के तनाजुर में ख़तरनाक मोड़ पर हैं। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और गज़ा के अवाम ने अदा की जाने वाली शहादतों के बावजूद सिहूनी रियासत अपने किसी फ़ौजी और स्ट्रैटेजिक अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद से पता चलता है कि इसराइली वजूद अपनी हिमायत से महरूम हो गया है और इस करारदाद ने फ़लस्तीन पर कब्ज़े के बाद से इस नामनहाद सिहूनी रियासत को आलमी तन्हाई से दो चार किया है। मॉस्को के कराकस सिटी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के लिए रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी हुकाम का कहना है कि मॉस्को में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में गिरफ्तार तमाम अफराद ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दोशंबे के नवाही इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। रूसी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से फरीदोनी शमसुद्दीन का ताजिकिस्तान में घर सील कर दिया गया है। बेकरी मुलाजिम फरीदोनी 6 माह पहले रूस आया था और बाकायदगी से रकम घर भेजता था। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है कि हमले के पीछे मुमकिन तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन है, क्योंकि हमलावर हमले के बाद यूक्रेन फरार होना चाहते थे। अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में एक समंदरी जहाज के ब्रिज से टकराने का खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मुतादिद अफराद की हलाकतों की इत्तला थी। फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि कितने अफराद इसमें मारे गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के मशहूर ब्रिज से एक कार्गो शिप के टकराने की वजह से ब्रिज ज़ोरदार धमाके से टूट गया। मुकामी पुलिस का कहना है कि इस देवहैकल ब्रिज के गिरने से मुतादिद हलाकतों का खदशा है। कार्गो शिप के टकराने से ब्रिज का बड़ा हिस्सा टूटकर दरिया में जा गिरा, जबकि कार्गो जहाज में भी आग लग गई है और कार्गो शिप दरिया में डूबता हुआ भी नजर आया। पुल टूटने से इस पर आने जाने वाली कुछ गाड़ियां भी दरिया में जा गिरी। हादसे के बाद दोनों तरफ से पुल की तमाम लाइन्स बंद कर दी गई और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुल टूटने से 7 अफराद भी दरिया में गिरे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। क्या गांधी परिवार में दहाइयों पुरानी सियासी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण गांधी एक साथ आ जाएंगे? ये सवाल तब से ही उठ रहा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का ओपन ऑफर दिया है। लोकसभा इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी ने किसका टिकट काट दिया और किसे कहां से उम्मीदवार बनाया। अब सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई हैं। दरअसल गुज़िश्ता इतवार को बीजेपी ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, जिसमें पीलीभीत से मौजूदा एमपी वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया है।
अब क़यासाराइयों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या वरुण गांधी परिवार के साथ दोबारा इत्तेहाद कर लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि कल 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट को बताएंगे कि मुबैना शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। वो सारे मुल्क को सच बताएंगे कि इस घोटाले का पैसा कहाँ है और इसका सबूत भी देंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लीडरों व कारकुनों का एहतजाज जारी है। आज दिल्ली असेंबली में आप एमएलएज और मिनिस्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने मोदी शाह हो बर्बाद जैसे नारे लगाए। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 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 तानाशाही के की कार। अरे भाई पीछे हो जाओ यार, सिग्नल कैमरा मेरे सारे के सारे यार, पानी पीछे हो जाओ यार, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनार्दन रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद जनार्दन रेड्डी को पार्टी में शामिल करना बीजेपी का प्लान बी है। जब इस व्यक्ति ने, जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी, भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कौन है। हम नहीं बोल रहे, ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया हूं। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि कुख्यात है, उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार कर दिया। तो अब यह है भाजपा का प्लान बी। दिस इज द प्लान बी ऑफ बीजेपी आफ्टर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द प्लान बी? द प्लान बी इज कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं। कोई पर्दादारी मत रखो बीच में, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए। खाएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ पचा लिया जाएगा, उन सबको बचा लिया जाएगा। यह कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में बेरोजगारी का लेवल बहुत कम होने का ढिंढोरा पीट रही है, जो कि सरासर झूठ है। और तीसरी चीज, आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि साहब जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का दर है वो बहुत कम हुआ है। उन्होंने ये माना था कि आज से 3-4 साल पहले बेरोजगारी का दर अपनी ऐतिहासिक दर पर 8-10% के करीब पहुंच गया था, 10-11% के करीब। उसको सरकार ने भी माना और अभी वो आंकड़ा दिखा रहे हैं 5 या 5.2% का, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रगति की है। लेकिन एक आंकड़ा वो उसमें आपको बताना भूल गए कि जो सबसे ज्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है वो एक ऐसा नंबर है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं और इस बेरोजगारी के आंकड़े पे विश्वास करते हैं, तो आप भी सब इसी कैटेगरी में अगली नौकरी करिएगा। उसे अनपेड फैमिली लेबर कहते हैं, मतलब बिना पैसे के अपने परिवार में काम में जुट जाना। यानी अगर आप यहाँ शाम को काम छोड़ के घर जाएं और अपनी अम्मा के लिए कुछ बर्तन का काम कर लें या अपने खेत में हल्का सा खेत जोत लें, तो वो उसको रोजगार की मानक मानी जाती है। दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है, करीबन 40-42 देश ऐसे हैं जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड माना जाता है, और वो नंबर पिछले 6 से 7 साल में, आपको मैं इसके आंकड़े बताता हूं किस तरीके की प्रगति हुई थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिनती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेबर है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2013-14 में हटी तो 12-13 का आखिरी आंकड़ा है 2012 का, ये करीबन 7 करोड़ के करीब पहुंच गया था, 72 मिलियन के करीब। और ये 2017 तक ये पहुंच गया था और भी कम, करीबन 52-53 मिलियन के करीब, यानी समझ लीजिए 5.25 करोड़ के करीब। आज ये आंकड़ा 9.5 करोड़ पर है, और ये वही 4-4.5 करोड़ लोग हैं जो दर दर भटकते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता है, और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है, अगर पिताजी की दुकान है या उनका उनकी खेती है, उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लिया या अम्मा की मदद कर दी, या टायर पंचर की दुकान में आपने हाथ जोड़ लिया, जिसमें आपको पेमेंट कोई नहीं मिलती है, उस आंकड़े से सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ाया है। ये 3 मुख्य आंकड़े मैं इसलिए देना चाहता था कि जो बद से बदतर हालत आज हमारे खेतीहर मजदूर की, किसानी करने वाले व्यक्ति की, इंडस्ट्रियल लेबर की है, वो इस बात को दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की नियोजन इस सरकार ने पिछले कुछ समय में किया है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। माना जा रहा है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनडीटीवी ने जराये के हवाले से खबर दी है कि फॉरेन करेंसी रूल्स की खिलाफवर्जी के मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया ये भी जा रहा है कि दर्शन हीरानंदानी को भी इसी केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कल तलब किया है। महुआ को ये तीसरा समन है। मरकजी जांच एजेंसी की जानिब से पुलिस केस दर्ज करने और केस फॉर क्वेरी मामले में उनके कोलकाता में वाक़ घर पर छापा मारने के बाद कुछ दिनों के बाद ये समन आया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ताकतवर ममालिक की जंगबंदी करारदाद को इसराइल ने पैरों तले रौंद दिया। ताज़ा इसराइली दहशतगर्दी में 81 फ़लस्तीनी शहीद, गजा की तबाही में हजारों टन एक्सप्लोजिव के इस्तेमाल का इंकशाफ। इसराइल ने लेबनान और सीरिया में किए फिजाई हमले। इसराइली हमलों में लेबनान में 7 तो सीरिया में ईरान नवाज 13 जंगजुओं को मारने का किया दावा। मॉस्को दहशतगर्दाना हमले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जिम्मेदार। रूसी हुकाम ने लगाया इल्जाम, कहा हमलावर हमले के बाद यूक्रेन फरार होना चाहते थे। मोदी सरकार के खिलाफ क्या मुत्तहद होंगे दोनों भाई राहुल और वरुण गांधी। बीजेपी की जानिब से वरुण को टिकट न दिए जाने के बाद क़यास आराइयों का बाजार हुआ गर्म। कल अरविंद केजरीवाल करेंगे सनसनीखेज इंकशाफ। केजरीवाल की बीवी सुनीता ने कहा, मुबैना शराब घोटाले का पैसा कहां है। केजरीवाल 28 मार्च को दुनिया को बताएंगे सच्चाई।
और जनार्दन रेड्डी के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया तनकीदी हमला। पवन खेड़ा ने कहा, रेड्डी को पार्टी में शामिल करना बीजेपी का है प्लान बी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTN चैनल।